हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञान लोक चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम विद्या क्वेश्चन बैंक 2025 विद्या क्वेश्चन बैंक के क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 11 विद्युत के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो विद्युत की परिभाषा तो अभी हम बाद में देखेंगे थोड़ा डिटेल में। अभी हम विद्युत का एक बहुत छोटा सा परिभाषा या विद्युत क्या होता है इसको समझने का प्रयास करें। तो हम देखते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे उपकरण होते हैं, क्या क्या, जैसे बल्ब, पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये सब कौन सी ऊर्जा से चलते हैं? यह सब विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। और इन यंत्रों तक विद्युत ऊर्जा को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो इन यंत्रों तक विद्युत ऊर्जा को पहुंचाने का काम तांबे या कॉपर का वायर करता है। ठीक है, कॉपर कॉपर का जो प्रतीक होता है वो Cu होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। एटॉमिक नंबर 29 का मतलब क्या हो गया कि कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 18 और 1। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कॉपर का न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर आप सभी लोगों को पता ही है कि प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। हम न्यूक्लियस को सिंपली एन से लिख दे रहे हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये हो गई पहली कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गई हमारी दूसरी कक्षा। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 हैं। ये है हमारी तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन। और फिर उसके बाद से हमारी चौथी कक्षा है। चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? चौथी कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर हम कॉपर का एक तार ले लेते हैं तो इस कॉपर के तार में क्या होंगे? कॉपर के एटम्स होंगे। ठीक है, ये जो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो यह न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है। दूसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के काफी नजदीक है। तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के काफी नजदीक हैं। तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह अपने न्यूक्लियस के, अपने नाभिक के प्रबल आकर्षण में बंधे होते हैं। लेकिन ये जो सबसे बाहरी कक्षा है जिसमें यह हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर न्यूक्लियस का उतना ज्यादा आकर्षण नहीं होता है, जिस कारण से यह इस कक्षा को छोड़ करके निकल जाता है। और निकल जाता है तो क्या होगा? इस तरीके से इस तार के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे? ये सभी इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे तार के अंदर इधर से उधर जिगजैग मोशन में चलते रहते हैं। मतलब जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन हमारा है मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस तरीके से जिगजैग मोशन में इधर उधर चलता रहेगा, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यह कभी भी इस तार को या इस पदार्थ को छोड़ करके बाहर नहीं निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त तो है लेकिन ये इस तार के अंदर ही मूवमेंट अपना करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इस तार को हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी या सेल, जो हमारे घर में रिमोट कंट्रोल होता है टेलीविजन को चलाने के लिए रिमोट कंट्रोल, उस रिमोट कंट्रोल का सेल देखिए। तो इस रिमोट कंट्रोल का जो सेल होता है उसको जो है इस सेल से जोड़ दीजिए, रिमोट कंट्रोल के सेल को तार से जोड़ दीजिए। इस सेल का ये जो पीछे वाला भाग होता है ये माइनस होता है और आगे का भाग क्या होता है? प्लस होता है। तो जब ये माइनस है तो तार का यह सिरा, ये वाला सिरा, ये कैसा हो जाएगा? ये सिरा हो जाएगा माइनस में। और ये वाला सिरा कैसा हो जाएगा? ये वाला सिरा हो जाएगा प्लस में।
ठीक है। तो हम देखेंगे कि यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा माइनस चार्ज होता है। तो यह माइनस है और यहाँ भी इस वाले सिरे पर माइनस चार्ज है। इस तरह इस कारण से इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा और ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन जो पहले जिगजैग मोशन कर रहा था अब वो क्या होगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा और इस वाले सिरे के पास आएगा और इस तार में प्रवेश करके यहाँ से निकल जाएगा और बैटरी के अंदर पहुंचेगा और फिर इधर से होते हुए इधर से फिर इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो हम देखेंगे कि जब तक हमने सेल नहीं लगाया था तब तक इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर जिगजैग मोशन में गति कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने सेल लगा दिया इन इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित डायरेक्शन मिल गया और उस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा। ठीक है। तो हम देखेंगे कि यह जो हमारा सेल है यह सेल क्या काम कर रहा है, यह सेल इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को गति करा रहा है। तो यह सेल जो विद्युत ऊर्जा है उसका यह क्या है, एक सोर्स है, विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। कौन, यह सेल। सेल के अंदर केमिकल भरा होता है और उनके अंदर आपस में रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसकी वजह से उसके अंदर एक विभवांतर पैदा हो जाता है और उस विभवांतर के कारण यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एक निश्चित दिशा में गति मिल जाती है और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वे पूरे परिपथ में मूवमेंट करने लगते हैं। तो हम देखेंगे कि किसी भी परिपथ में जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना शुरू कर देता है तब हम कहते हैं कि परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही हमारे सारे अप्लायंसेस, टेलीविजन, पंखा, बल्ब, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, एसी सभी कुछ इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही काम करते हैं। ठीक है। तो एक चीज और है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ से इस तरफ की तरफ है। ठीक है। और विद्युत धारा का जो मूवमेंट होता है वो माना जाता है कि विद्युत धारा का मूवमेंट पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर इस तरफ हो रहा है तो विद्युत धारा का मूवमेंट क्या होगा, उसके अगेंस्ट। विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिस तरफ होगा विद्युत धारा का प्रवाह उसके विपरीत होगा। ठीक है। अब आता है कि जब यह इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुआ तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि इसको यहां पर हम सेल लगाते हैं पहले, ये पॉजिटिव सिरा हो गया और ये नेगेटिव सिरा हो गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुआ तो क्या हुआ, जैसे ये चलेगा तो क्या होगा, इस कॉपर से टकराएगा फिर इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर जब पहुंचेगा तब इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है। और फिर यह किसी न किसी कॉपर से टकराएगा, रुक जाएगा, फिर यह साइड से अपना जगह बनाएगा, फिर यह बढ़ेगा, फिर टकराएगा, फिर रुक जाएगा, फिर यह साइड से अपना जगह बनाएगा, फिर चलेगा, फिर टकराएगा, फिर रुकेगा और फिर जो है इस वाले सिरे से बाहर निकलेगा। तो हम देखेंगे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जब वह तार के अंदर मूवमेंट कर रहा है या किसी परिपथ में मूवमेंट कर रहा है तब वह उसके अंदर जो आयन या एटम्स मौजूद होते हैं उनसे टकराते हैं। यानी कि ये जो आयन या एटम्स हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के बहाव या मुक्त इलेक्ट्रॉन के गति में एक अवरोध पैदा करते हैं। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति में अवरोध पैदा करते हैं उस अवरोध के कारण वो या उस अवरोध को हम क्या कहते हैं, उस तार का या उस पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई कुछ बेसिक बातें। ठीक है। अब बेसिक बात जो हमारी हो गई है अब इसके बाद हम समझेंगे कि इस चैप्टर में प्रश्न कौन कौन से हैं और उन प्रश्नों को अच्छे से समझ करके हमको याद कैसे करना है और इसमें न्यूमेरिकल्स हमको कैसे सॉल्व करना है। हम ध्यान रखेंगे कि हम सिर्फ विद्या क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों का ही विश्लेषण कर रहे हैं इसलिए, और विद्या क्वेश्चन बैंक में सिर्फ ऐसे प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर हमारे द्वारा बताए गए इन प्रश्नों का आप विश्लेषण कर लेते हैं, इन प्रश्नों को आप समझ लेते हैं तब आपको बोर्ड का एग्जाम देने में बहुत आसानी होगी और आप बहुत आराम से 90 से 95% तक नंबर ला सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 125 पर और विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 125 पर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ओम का नियम क्या है
और इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम कहता है, हम बहुत आसान शब्दों में पहले समझें कि ये एक तार है और इस तार में हमने क्या किया एक सेल जोड़ दिया। तो जब सेल जोड़ दिया तो जो घर के अंदर रिमोट कंट्रोल के अंदर जो हम सेल लगाते हैं, उस सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, इसके कारण सेल के दोनों सिरों के बीच में एक विभवांतर पैदा हो जाता है, वह होता है 1.5 वोल्ट। अब विभवांतर क्या होता है, इसकी बात अभी हम बाद में करेंगे, इसकी चर्चा अभी हम बाद में करेंगे कि विभवांतर क्या चीज होता है। फिलहाल एक सेल का जो विभवांतर होता है कितना होता है? 1.5 वोल्ट। जब हमने एक सेल लगा दिया तो इसके अंदर कुछ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट किधर से किधर की तरफ फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन जो है इधर जाएगा और करंट किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा। करंट को I से प्रदर्शित करते हैं और विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? V से, ठीक है। तो ओम ने यह देखा कि यदि परिपथ में एक सेल हमने लगाया है तो कुछ विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। अब आप ये बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि हमने एक सेल और लगा दिया तब क्या होगा? विद्युत धारा का मान बढ़ेगा या घटेगा? तो जाहिर सी बात है कि जब 2 सेल लगा देंगे तो परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। हम अगर 3 सेल कर देते हैं तब क्या होगा? परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मान और ज्यादा हो जाएगा। तो ओम ने प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद उन्होंने देखा कि हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम विभवांतर बढ़ा रहे हैं, पहले वाले प्रयोग में कितना विभवांतर है? पहले वाले प्रयोग में विभवांतर है 1.5। मान लेते हैं कि पहले वाले प्रयोग में धारा बह रही है 1 एम्पियर। दूसरे वाले प्रयोग में विभवांतर कितना हो गया? 2 सेल कर दिया है तो क्या हो गया? 3 वोल्ट हो गया और धारा हो गई 2। तीसरे वाले प्रयोग में जब हमने सेल को 3 कर दिया तो विभवांतर कितना हो गया? 4.5 और धारा हो गया 3। तो ओम एक साइंटिस्ट का नाम है, ओम ने जब देखा कि हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, विभवांतर बढ़ा रहे हैं तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान बढ़ जा रहा है और विभवांतर घटाएंगे तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान घट जाएगा। या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि यदि हम धारा बढ़ाना चाहेंगे तो हमको वोल्टेज या विभवांतर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ये जो धारा I है यह किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? विभवांतर V के ऊपर निर्भर कर रहा है। हम जैसे जैसे V बढ़ाएंगे धारा बढ़ती जाएगी, यानी कि जो विभवांतर V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? I के। मतलब I को हम बढ़ाएंगे तो या विभवांतर को बढ़ाएंगे तो I बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दीजिए, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा R I, ठीक है। क्या आ जाएगा? IR। अगर हम इस R को ट्रांसफर इधर कर लें तो R बराबर क्या हो जाएगा? I को ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा V अपान I। R इक्वल टू क्या हो गया? V अपान I। तो ओम ने देखा कि यदि हम किसी परिपथ में विभवांतर बढ़ाते जाते हैं तब परिपथ में धारा का मान बढ़ता है और यदि हम परिपथ में विभवांतर घटाते हैं तो धारा का मान घटता है। और हमेशा जो विभवांतर V और I का अनुपात है वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है और वह कांस्टेंट क्या है? कैपिटल R है। यह जो कैपिटल R होता है इसको क्या कहते हैं? इस तार का या इस पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो अब किताब में क्या लिखा है हमने तो समझा दिया, अब देखते हैं किताब में क्या लिखा है, उस चीज को ही आपको समझ करके लिखना है। तो कहता है ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब, मौसम का टेम्परेचर, नमी, दाब, ये सभी अगर परिवर्तित ना हो, समान रहे, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगवाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि धारा जो है वो सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होते हैं, यानी कि विभवांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल धारा या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R या V बराबर स्थिरांक गुणे I, ठीक है। फिर उसके बाद से कहता है कि इस स्थिरांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं और यदि प्रतिरोध कैपिटल R है तब फार्मूला क्या हो जाएगा? V बराबर कैपिटल R इंटू I, ठीक है। जहां R क्या है? प्रतिरोध है, या R बराबर क्या हो जाएगा? V अपान I। समझ में आ गया? अब उसके बाद से कहता है कि
प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, इस आर का मात्रक क्या है। तो इस आर का मात्रक ओम होता है। आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। लेकिन अगर इस फार्मूले के हिसाब से देखेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। यानी कि आर का डायरेक्ट जो मात्रक है ओम है। ओम को डिनोट किससे करते हैं अभी बाद में बता देंगे। ये क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। यानी कि प्रतिरोध आर का मात्रक एक तो ओम होता ही है, दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है। अब इसमें अगला क्या कहता है, ओम की परिभाषा दीजिए। तो ओम की परिभाषा, अगर इसी वाले फार्मूले में अगर विभवांतर को 1 वोल्ट कर दें और धारा को भी 1 कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 1/1 बराबर 1। यानी कि आर कितना आ जाएगा, 1 ओम। ठीक है। यानी कि किसी परिपथ में या ऐसा कोई परिपथ ले लें जिसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाएं और उसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही हो, तब उस परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वह कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है। तो इसमें ओम की परिभाषा दिया, पढ़ लीजिएगा। फिर कहता है ओम के नियम का सत्यापन करिए। तो ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला एक परिपथ बनाना पड़ेगा। परिपथ बनाते हैं। हम जो तार यूज करेंगे उसको इस प्रकार से डिनोट करेंगे। ठीक है। और ये है हमारा एक सेल, ये हमारा सेल है। सेल को बड़ा लाइन और छोटा लाइन से डिनोट करते हैं। 2 सेल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक और बड़ा लाइन एक और छोटा लाइन। 3 सेल बना दें तो क्या हो जाएगा, एक और बड़ा लाइन एक और छोटा लाइन। तो एक बड़ा लाइन छोटा लाइन, फिर क्या है, बड़ा लाइन छोटा लाइन, बड़ा लाइन छोटा लाइन। ये 3 सेल का हमने संयोजन ले लिया। एक से अधिक सेलों का जब संयोजन लेते हैं तब उसको सेल नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं बैटरी। मतलब हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दिया। इस बैटरी को हम लाएं और एक धारा नियंत्रक लगा दें। धारा नियंत्रक किसको कहते हैं, धारा नियंत्रक का मतलब होता है कि एक ऐसा मशीन जो कि परिपथ में बहने वाली धारा के मान को बढ़ा दे या घटा दे। ये धारा हो गया। और फिर उसके बाद से क्या करें, हम यहाँ पर एक कुंजी लगा दें और इसको इधर से ला करके जोड़ दिया। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ओम ने क्या कहा था, V और I की बात किया था। V और I की बात किया था। तो V यानी कि विभवांतर को नापने के लिए हमको एक मशीन होता है, उसका नाम है वोल्ट मीटर। विभवांतर को नापने के लिए एक मशीन होता है, उसका नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को जो प्रतिरोधक तार लिए हैं उसके सिरों के बीच लगा देते हैं। ठीक है। और I एम्पियर या विद्युत धारा को नापने के लिए हमारे पास एक दूसरा मशीन होता है, उसको कहते हैं ए मीटर। तो यहां रास्ते में हम क्या लगा दें, ए मीटर। जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा जो प्रतिरोधक तार है उसके सिरों के बीच में लगाते हैं समानांतर क्रम में। और जो ए मीटर है उसको हमेशा उसके रास्ते में लगाते हैं, मतलब कि श्रेणी क्रम में। ठीक है। तो हम देखेंगे कि इस रिहोस्टेट की मदद से हम जब धारा को 1 एम्पियर करते हैं तो वोल्टेज 1.5, 2 करते हैं 3 करते हैं 4.5। ठीक है। अब बहुत ज्यादा डिटेल इसका नहीं करना है, इसका सीधा सीधा ये है कि यदि हम इसके बीच में ग्राफ खींचते हैं, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है। इस वाले y एक्सिस पे हम क्या ले लें, विभवांतर V ले लें और x एक्सिस पर धारा I ले लें। तो पहले वाले केस में क्या है, 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4, ये ग्राफ पेपर पर बना होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो 1.5 वोल्ट का विभवांतर यानी कि ये हो गया, और धारा कितनी, 1 एम्पियर। इन दोनों को मिलाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ बनेगा। दूसरे वाले प्रयोग में क्या है, 3 वोल्ट का विभवांतर है, 2 एम्पियर की धारा है, तो 3 ये है, इसको मिला देंगे तो यहाँ कहीं आएगा, इसके ऊपर और इसके इधर। फिर ये 4.5 है, यानी कि यहाँ पर कहीं इसको लाएंगे। ठीक है। और इन तीनों पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो सीधी रेखा प्राप्त होने का मतलब क्या हो गया कि ओम का नियम सही है। ठीक है। तो ये नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है,
प्रश्न हमारा सिर्फ इतना पूछा जाता है, ओम का नियम क्या है, पहला पॉइंट, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, और ओम की परिभाषा दीजिए। ये 3 बातें ही इसमें पूछी जाती हैं। ओम के नियम का सत्यापन नहीं दिया जाता है, पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है। ठीक है, अब आता है कि यदि हमारे पास कुछ प्रतिरोध तार हैं, ठीक है, उन तारों को हम कैसे जोड़ सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार के तार हैं। ये पहला तार हो गया, इसका प्रतिरोध R1 है। ये दूसरा तार हो गया, इसका प्रतिरोध R2 है। और ये तीसरा तार हो गया, इसका प्रतिरोध R3 है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 125 पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के संयोजन क्रम होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। तो ये क्या है, हर तार का हेड यानी कि H, और ये क्या है, हर तार का टेल यानी कि T। ठीक है, अगर पहले वाले तार का हेड हो गया और ये टेल हो गया, दूसरे वाले तार का ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, और ये तीसरे वाले तार का ये हेड हो गया और ये टेल हो गया। तो कहता है पहले वाले तार का टेल और दूसरे वाले तार के हेड को जोड़ दीजिए, दूसरे वाले तार के टेल और पहले वाले तार तीसरे वाले तार के हेड को जोड़ दीजिए, और तीसरे वाले तार का टेल और पहले वाले तार का हेड हम किसी बैटरी से जोड़ दिए। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाएगा, इस प्रकार का संयोजन कहलाएगा श्रेणी क्रम में संयोजन। ठीक है, अब कहता है श्रेणी क्रम में संयोजन समझ में आ गया। अब कहता है कि इसके लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। श्रेणी क्रम के संयोजन के लिए क्या करना है, सूत्र की स्थापना करनी है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र की स्थापना कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे, इसको हम चित्र फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा गंदा हो गया है। समांतर क्रम अभी बाद में समझेंगे, पहले हम श्रेणी क्रम समझ लें। धारा क्या होगी, बड़ी वाली लाइन प्लस होती है, बड़ी वाली लाइन प्लस होती है, छोटी वाली लाइन माइनस होती है। तो धारा इधर से निकलेगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, और फिर इधर से होते हुए इसमें वापस जाएगी। अब ये बताइए कि अगर यहां से धारा I निकल रहा है, ठीक है, तो इसमें धारा कितनी होगी, इसमें भी धारा I होगी। जितनी धारा इसमें से गुजरेगी उतनी धारा इसमें से भी गुजरेगी, और जितनी धारा इसमें से गुजरेगी उतनी धारा इसमें से भी गुजरेगी। ठीक है, तो अगर समानांतर क्रम हम ले लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, अभी समांतर क्रम के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ये हम रफ डायग्राम बना रहे हैं केवल। अगर यहां से धारा I निकली है और यहां पर पहुंचने के बाद यह धारा I कौन से तार में जाएगी, तो यह धारा I इस बिंदु पर पहुंचने के बाद जो है, कुछ धारा इधर निकल जाएगी, कुछ धारा इधर निकल जाएगी, और कुछ धारा इधर निकल जाएगी। इसमें से गुजरने वाली धारा को क्या कहेंगे, I1 कहेंगे। इसमें से गुजरने वाली धारा को क्या कहेंगे, I2 कहेंगे। इसमें से गुजरने वाली धारा को क्या कहेंगे, I3 कहेंगे। ठीक है, और I1 प्लस I2 प्लस I3 वो क्या होगा, टोटल I के बराबर हो गया, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। इस वाले में क्या है, पहले वाले तार में जितनी धारा जाएगी दूसरे में भी उतनी ही, तीसरे में भी उतनी ही, और बाकी परिपथ में भी उतनी ही धारा बहेगी। अर्थात
यदि हम श्रेणी क्रम में तारों को जोड़ते हैं तब हर तार में या हर प्रतिरोध में धारा का मान बराबर होगा, और जब धारा का मान बराबर होगा तो वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पहले वाले तार का वोल्टेज कितना हो जाएगा, V1, दूसरे वाले तार का वोल्टेज V2 और तीसरे तार का V3। इस वाले में क्या था, धारा बदल गई है, धारा क्या था, I1 I2 I3 हो गई थी, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, यदि धारा समान है तो वोल्टेज अलग अलग होगा, और यदि धारा अलग अलग है तो वोल्टेज क्या होगा, समान होगा, सब में V वोल्ट होगा, और ये V वोल्ट क्या होगा, इस बैटरी के वोल्ट के बराबर होगा। तो श्रेणी क्रम में क्या है श्रेणी क्रम में धारा बराबर है लेकिन विभवांतर अलग अलग है, और समानांतर क्रम में क्या होगा, धारा अलग अलग होगा और विभवांतर समान होगा। ठीक है, तो हम अभी श्रेणी क्रम के लिए कर रहे हैं, तो श्रेणी क्रम में ही अभी रुके रहेंगे। ओम के नियम के हिसाब से, ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, सबसे पहला तो हम ये देख लें कि इसमें जो I होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। ओम ने क्या बताया था, ओम ने बताया था कि R बराबर क्या होता है, V अपान I। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 अपान I। ठीक है, R2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बटे I, और R3 बराबर क्या हो जाएगा, V3 बटे I। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम देखें इसमें कि R1 R2 R3 इसमें कौन सी राशि परिवर्तित नहीं हो रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि राशि जो I है वो परिवर्तित नहीं हो रही है, और V जो है वो परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला होगा, अगर हम जो परिवर्तित हो रहा है उसी के लिए हमको करना है काम। तो जो परिवर्तित हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, V1 V2 V3। तो हम क्या लिख देंगे, V1 बराबर जो परिवर्तित हो रहा है उसी को लेना है, I को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I R1। ठीक है, I को ट्रांसफर कर दिया। V2 बराबर क्या हो जाएगा, I इधर आ जाएगा तो V2 बराबर हो जाएगा I R2, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, I R3। ठीक है, और चूंकि एक ही परिपथ है तो इस बैटरी का जो वोल्टेज है मान लेते हैं V है। तो ये जो बैटरी का वोल्टेज है वो इन तीनों विभवांतर के योग के बराबर होगा, तीनों विभवांतर के योग के बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू कितनी आई थी, I R1। V2 की वैल्यू क्या आई थी, I R2, और V3 की वैल्यू क्या आई थी, I R3। I को कॉमन कर लीजिए तो ब्रैकेट में क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और V बराबर क्या होता है, अगर इस फार्मूले को हम देखें तो इस फार्मूले से V बराबर क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो I R। ठीक है, तो इस V की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, I और R। ये R क्या चीज है, ये R जो है इस पूरे परिपथ में कितना प्रतिरोध काम कर रहा है, इस पूरे परिपथ में कितना प्रतिरोध काम कर रहा है। ये I से ये I कट जाएगा तो R बराबर क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात अगर यदि हम परिपथ में प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध किसको कहते हैं, टोटल प्रतिरोध। तो परिपथ का टोटल प्रतिरोध यानी कि इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा, ये R1 है, ये R2 है, R3 है, तो टोटल परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा, तो वो मान लेते हैं कैपिटल R है। तो इस कैपिटल R का वैल्यू कितना आ गया है, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब कि तीनों प्रतिरोधों के सिंपल योग के बराबर है। अगर R1 की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 3 है और R3 की वैल्यू 6 है,
तो कितना हो जाएगा टोटल? टोटल हो जाएगा 639/11 ओम। ठीक है, ओम का जो प्रतीक है वो ऐसे होता है। समझ में आ गया? यानी कि अगर हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं तब तुल्य प्रतिरोध उनके सिंपल योग के बराबर होता है। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, यदि प्रतिरोधों को किसमें जोड़ा गया है? समानांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोध, समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ना है तीन प्रतिरोध को। तो सबसे पहला ये प्रतिरोध हो गया, फिर ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, फिर ये तीसरा प्रतिरोध हो गया। इन सभी प्रतिरोधों का हेड इधर है और टेल इस तरफ है। ठीक है, हेड को एक साथ जोड़ लीजिए और टेल को एक साथ जोड़ लीजिए। ठीक है, और यहां पर बैटरी लगा दीजिए। धारा इधर से निकलेगी, कितनी धारा निकलेगी? आई धारा निकलेगी। इस बैटरी का वोल्ट मान लो V है। यह धारा यहां गई और यहां पर आने के बाद इस धारा को जाने के लिए तीन रास्ते मिल रहे हैं। ठीक है, तो यह सारी की सारी धारा किसी एक रास्ते पर नहीं जाएगी, बल्कि क्या होगा, इसमें I1 धारा, ये प्रतिरोध है R1, ये प्रतिरोध है R2 और ये प्रतिरोध है R3। इस वाले में कितनी धारा जाएगी? I2 धारा, और इसमें कितनी जाएगी? I3 धारा। मतलब कि तीन प्रतिरोध में धारा का मान बढ़ जाएगा और जो टोटल धारा है I वो क्या है? इन तीनों धाराओं के योग के बराबर होगा। ठीक है, समांतर क्रम में हम देखेंगे कि धारा क्या हो रही है? बंट जा रही है। तो वोल्टेज बटेगा, विभवांतर बटेगा? नहीं। जब धारा बटेगी तो विभवांतर नहीं बटेगा, यानी कि यहां का विभवांतर कितना होगा? V। यहां का विभवांतर कितना होगा? V। और यहां का भी विभवांतर कितना होगा? V। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? R=V/I। और हम इक्वेशन किसके लिए बनाएंगे? जो परिवर्तित हो रहा है। तो परिवर्तित हो रहा है, पहले वाले में श्रेणी क्रम में क्या परिवर्तित था? V परिवर्तित था, तो हमने वहां पर क्या यूज किया था? V=IR। ठीक है, या V1 बराबर IR1 यूज किया था। लेकिन इस वाले में क्या यूज करेंगे? इस वाले में I परिवर्तित हो रहा है, तो I के लिए फार्मूला बनाएंगे। तो I को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? I=V/R। ठीक है, तो पहले वाले तार के लिए, पहले वाले तार के लिए क्या बनेगा? तो पहले वाले तार के लिए हमारा बनेगा फार्मूला I1 बराबर क्या हो जाएगा? V/R1। ठीक है, दूसरे वाले तार के लिए क्या बनेगा? I2 बराबर V/R2। और तीसरे तार के लिए क्या बनेगा? I3 बराबर V/R3। ये समझ में आ गया? अब हमारे पास हम देखेंगे कि यहां पर हमने क्या किया था? I बराबर I1 + I2 + I3। I1 की जगह पर क्या रख देंगे? V/R1 प्लस I2 की जगह पर V/R2 प्लस I3 की जगह पर क्या रख देंगे? V/R3। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस पूरे परिपथ का
इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध यानी कि टोटल प्रतिरोध है वो है कैपिटल R। तो इस I की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, इस I की जगह पुट कर देंगे V/R। यहां तक समझ में आ गया। अब V तीनों में सेम है तो हम क्या करें, V को कॉमन कर दें। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 किसके बराबर है, V/R बराबर। इस V को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो अपान में चला जाएगा, यानी कि V से V कट जाएगा। तो V से V कट जाएगा तो हमारे पास फार्मूला क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यानी कि अर्थात यदि हमने प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा है, प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा है, तो जो टोटल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध होगा उसका रेसिप्रोकल तीनों प्रतिरोधों के रेसिप्रोकल के योग के बराबर होगा। ठीक है। अब यदि हमारे पास इन तीनों प्रतिरोधों का जो प्रतिरोध है वो मान लेते हैं कि पहले का है 2, दूसरे का है 3 और तीसरे का है 6, तो श्रेणी क्रम में अगर रहेगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3, मतलब सिंपली जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11 ओम। लेकिन यदि हमने इन तीनों प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा है तब क्या हो जाएगा, तब हमारा 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/3 + 1/6। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 6, 3 दूनी 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6/6। 6 से 6 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये किसके बराबर है, 1/R बराबर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, या इसको लिख दें 1/1, तो R बराबर 1 ओम। हम देखेंगे कि जब समानांतर क्रम में जोड़ दिए तो जो टोटल प्रतिरोध है वो कितना आ गया, 1 ओम आ गया। 2 3 और 6 ओम का लिया था और टोटल प्रतिरोध कितना आ गया, 1 ओम आ गया। मतलब समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा, जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उससे भी कम होगा। और जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा, तीनों प्रतिरोधों के सम यानी कि जोड़ के बराबर होगा। समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा कि जो टोटल प्रतिरोध होगा वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होगा। ठीक है। तो ये कौन सा क्रम हो गया हमारा, समांतर क्रम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 समांतर क्रम। ठीक। अब इसके बाद से हमारा शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है दो विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। क्वेश्चन पढ़िए तब तक। दो प्रतिरोध हैं, उनको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और फिर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम में जब जोड़ा गया है तब उसका टोटल प्रतिरोध दिया है, और फिर कहता है जब समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है तब उसका टोटल प्रतिरोध दिया है। तो कहता है दोनों प्रतिरोधों का अलग अलग क्या मान होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। तो दो प्रतिरोध पहले ले लेते हैं। ये है हमारा प्रतिरोध R1 और ये हमारा प्रतिरोध R2, लेकिन इसमें प्रतिरोध को किससे डिनोट किया है, P और Q से। तो हम R1 और R2 नहीं लिखेंगे। प्रतिरोध क्या दिया है, P और Q। ठीक है। तो कहता है कि जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ गया, 25 ओम। और फिर कहता है इसको समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो ये P है, ये Q है। समांतर क्रम में क्या करेंगे, हेड को हेड से और टेल को टेल से जोड़ दिया।
ये धारा हो गई, यहाँ गई, इधर गई, इधर गई, ठीक है, इसमें धारा वही बहेगी। तो यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध R है वो कितना है, 4 ओम, ठीक है। तो कहता है कि इसमें दोनों प्रतिरोधों का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, कितना होगा, ठीक है। हम पहले ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर आ गए हैं, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को अगर आप समझ लेंगे तो लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। बहुत ध्यान से मन लगा करके समझिएगा, भी तुरंत हो जाएगा। तो पहले वाले में तुल्य प्रतिरोध कितना है, तो पहले वाले में मान लेते हैं कि ये तुल्य प्रतिरोध है R1 और ये है R2। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या हो जाएगा, R1 बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस Q, और ये समानांतर क्रम है तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/P प्लस 1/Q। ये समझ में आ गया। तो कहता है कि जो तुल्य प्रतिरोध है इसमें 25 ओम है और इसमें कितना है, 4 ओम है, ठीक है। तो यहां पर जो है R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले मिटा दें। R1 की वैल्यू कितना दिया है, 25 बराबर P प्लस Q, या इसको लिख सकते हैं P प्लस Q बराबर 25। ये हमारा बन गया समीकरण 1, ठीक है। इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, 1/R2 बराबर 1/P प्लस 1/Q, 1/4, ये 4 दिया है तुल्य प्रतिरोध इसका, बराबर क्या हो जाएगा, 1/P प्लस 1/Q, ठीक है। ये समीकरण 1 हमारा बन चुका, उसको भी छोड़े रहेंगे, उससे भी कोई मतलब नहीं है, उसका जरूरत अभी बाद में आएगा। यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा, P इंटू Q, P से P कट जाएगा तो यहां आ जाएगा Q प्लस, यहां पर Q से Q कट जाएगा P। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, P प्लस Q अपान PQ बराबर कितना है, 1/4, ठीक है। P प्लस Q की वैल्यू कितनी है, 25 है। समीकरण 1 से P प्लस Q का मान रखने पर ये कितना हो जाएगा, 1/4 बराबर P प्लस Q कितना दिया, 25 बटे PQ। PQ को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये PQ हो गया बराबर, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 इंटू 4 बराबर 100, ये PQ बराबर हो गया, ठीक है। P प्लस Q मिल गया, PQ की वैल्यू मिल गई, ठीक। अभी हमको P और Q की अलग अलग वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो अब एक हमारे पास फार्मूला होता है, इसको मिटा देते हैं। अब मैथ में पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा करेक्शन कर लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab तो है, यदि हम अपने पास से प्लस 2ab लगा दें और उतना ही माइनस ab लगा दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये वाला 2ab और ये माइनस 2ab और ये माइनस 2ab, ये मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 4ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये किसके बराबर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है। इस समीकरण को याद रखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। यहां पर हमारा p प्लस क्यू था, ठीक है, तो हमारा समीकरण इस तरीके से लिख दें, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का
होल स्क्वायर माइनस 4PQ। ठीक है, तो P माइनस क्यू होल स्क्वायर बराबर P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 4 P क्यू की वैल्यू कितनी है 100। 25 का स्क्वायर कर देंगे 625 माइनस ये हो जाएगा 400 बराबर कितना बच जाएगा, इसमें से 400 माइनस कर देंगे 225 P माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो P माइनस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 225 P माइनस क्यू बराबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ये कौन सा था 1 और ये कौन सा है 2। इतना समझ में आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 तो कितना हो जाएगा, P प्लस क्यू बराबर 25 और P माइनस क्यू बराबर कितना आया है 15। जोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू कट जाएगा, 2P बराबर कितना हो गया 25 और 15 40। तो P बराबर कितना हो जाएगा 40/2। तो P बराबर कितना हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, अब ये बताइए अगर P की वैल्यू 20 ओम आ गई है तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी। P की जगह 20 रख देंगे, 20 का पक्षांतर कर देंगे तो 25 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा 5 ओम। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 20 ओम और Q की वैल्यू कितनी आ गई 5 ओम। तो उसको अपने मन से सॉल्व करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया, मिटाते हैं। इस क्वेश्चन को जो अभी कराया है क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अक्सर बोर्ड में पूछ देता है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है और कर लिया आपने तो फुल मार्क्स हैं, इस पे ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आज की कक्षा का आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, दूसरा है परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए और तीसरा कहता है 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों पर विभवांतर क्या है। तो पहले परिपथ हम बना लेते हैं। ये 3 हो गया और इस वाले परिपथ के नीचे ये लगा है। ठीक है, और ये जो बैटरी या सेल लिया है इसका विभवांतर V कितना दिया है 10 वोल्ट। ठीक है, किताब में प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ में आ गया। अब हम देखें कि यहां से धारा निकल रही है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न को समझ लेंगे तो लघु उत्तरी और बहुविकल्पी तो बहुत आसान हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां से धारा निकली, वह धारा क्या हो गई इसमें गई। यहां से धारा कितनी निकली थी I, तो इसमें बहने वाली धारा कितनी होगी I। वही धारा यहां से आएगी, वही धारा यहां पे आएगी। अब ये बताइए कि इस बिंदु पर आने के बाद क्या होगा। इस बिंदु पर आने के बाद जो धारा I है उसके लिए दो रास्ते बन गए, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। अब ये I किस में जाएगा, इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा। अच्छा एक चीज और है, हमने प्रतिरोधों को लिखा नहीं था। ये प्रतिरोध है 1 ओम का, ये प्रतिरोध है 2 ओम का, ये भी है 2 ओम का और ये कितना है 3 ओम का। तो हम देखेंगे कि जब धारा इस बिंदु पर पहुंचेगी तो यहां से 2 भागों में बट जाएगी। ठीक है, 2 भागों में बट जाएगी।
इधर वाले में कौन सी धारा जाएगी, I1, और इसमें कौन सी धारा जाएगी, I2। ठीक है, ये वाली धारा इधर से होते हुए यहाँ आ गई, और ये वाली धारा यहाँ आ गई, और इस वाले बिंदु पर ये दोनों धाराएं क्या होंगी, I1 और I2 जुड़ जाएंगी, और जुड़ करके फिर इधर निकलेंगी। तो जब इधर निकलेंगी तो यह धारा फिर से क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। मतलब इस वाले तार में I1 धारा, इस वाले तार में I2 धारा, और यहाँ फिर I हो जाएगा, और इस वाले तार में कौन सी धारा जाएगी, I। ठीक है, तो कहता है सबसे पहला क्वेश्चन कि इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन तुल्य प्रतिरोध, मतलब कि इसका, इसका और इसका तीनों का मिला करके प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम प्रतिरोध ज्ञात करने में सबसे पहले देख लें कि समानांतर क्रम में कौन कौन से प्रतिरोध जुड़े हैं, पहले उसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो समानांतर क्रम में कौन सा है, एक यह प्रतिरोध है और एक यह प्रतिरोध है। ठीक है, तो पहले इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस डायग्राम को हम फिर से थोड़ा साफ बनाते हैं। ये 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम और 3 ओम। तो पहले क्या करें, इसका और इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। हम अगर इसको नाम दे दें तो ये क्या है, R1, ये क्या है, R2, या R1, R2, R3 और R4। इसके और इसके तुल्य प्रतिरोध को पता कर लें। तो हम देखेंगे R2 एवं R3 समांतर क्रम में है। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R डैश क्रम में है, एवं इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश है। तो समांतर क्रम में है तो 1/R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/R2 प्लस 1/R3, 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ कितना जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2/2। किसके बराबर है, 1/R डैश बराबर 1/R डैश। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना जाएगा, 1। उल्टा कर देंगे तो R डैश, 1 को भी उल्टा कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, 1 ओम है। 1 ओम होने का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों तारों को हटा दीजिए, ये इन दोनों तारों को हटा दीजिए, और इसकी जगह पर एक नया तार लगा दीजिए। ठीक है, ये नया तार कितने ओम का होगा, 1 ओम का होगा, R डैश। समझ में आ गया। उन दोनों तारों को, 2-2 ओम के जो 2 तार लगे थे उनको हमने हटा दिया, और क्या किया, उनकी जगह पर एक अकेला तार लगा दिया जिसका वैल्यू कितना है, 1 ओम का है। ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे R1 R डैश एवं R4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका जो तुल्य होगा वो क्या है, कैपिटल R। तो कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R डैश प्लस R4। R1 की वैल्यू कितनी है, 1। R डैश की वैल्यू कितनी है, 1। R4 की वैल्यू कितनी है, 3। कितना हो जाएगा, 3 1 4 1 5 ओम। ठीक है, तो हम देखेंगे इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है 5 ओम। ठीक है, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 5 ओम होने का मतलब क्या हो गया कि इन तीनों प्रतिरोधों को हटा दीजिए और यहां पर सिर्फ एक प्रतिरोध लगा दीजिए।
और इस प्रतिरोध की वैल्यू कितनी होगी, 5 ओम। समझ में आ गया। पहले हमने इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकाल करके इसको हटा दिया, फिर इसका तुल्य और इसका तुल्य का वैल्यू निकाल दिया, 5 ओम आ गया। अब सभी प्रतिरोधों को हटा करके सिर्फ एक 5 ओम का लगा दिया, यानी कि इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है, 5 ओम। अब कहता है कि परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान, हमारे पास फार्मूला है R इक्वल टू क्या होता है, V अपान I। हमको परिपथ में बहने वाली धारा I की वैल्यू निकालना है, V अपान R। ये R क्या है, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आया था, 5 ओम। ठीक है। और V कितना है, 10 वोल्ट। तो V की वैल्यू कितनी हो गई, 10 वोल्ट बटे R की वैल्यू कितनी है, 5, बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। I क्या है, विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, R। अब कहता है 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर, यानी कि यहां से यहां तक का विभवांतर हमको V ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहां से जो धारा निकली थी कितने ओम की, एम्पियर की, 2 एम्पियर की। 2 एम्पियर की धारा आई, यहां गई, यहां गई, यहां 2 भाग में बट गई, फिर यहां से जुड़ी और फिर यहां पे फिर 2 ओम हो गया, 2 एम्पियर, और फिर इसमें गया, यानी कि 3 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी है, 2 एम्पियर की है। 3 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी है, 2 एम्पियर की। ठीक है। तो यहां पर हमको क्या क्या पता चल गया, I की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर, R की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। इसके बीच सिरों के बीच का विभवांतर भी निकालने के लिए कह रहा है। तो अगर हम आ जाते हैं इस वाले फार्मूले पे, R इक्वल टू क्या था, V अपन I। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो V बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू R। I कितना दिया है, 2, और R कितना है, 3 ओम, बराबर कितना हो जाएगा, 6। और वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है। मतलब कि यहां पर जो विभवांतर होगा 6 वोल्ट का होगा। टोटल बैटरी का विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट का, तो यहां पर कितना हो गया, 6। और पूरा यहां से यहां तक का विभवांतर कितना होगा, पूरा यहां से यहां तक का विभवांतर कितना होगा, यहां का विभवांतर कितना हो गया, 6, और 10 टोटल है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये टोटल जो है 10 आना चाहिए। ठीक। तो यहां पर अगर 6 वोल्ट है तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। समझ में आ गया। तो इस कक्षा में जो हमने बता दिया इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसके आगे दूसरी कक्षा में देखेंगे कि और क्या क्या है।